वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने आज रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए पार्ट बी, जो कि आप लोग के सामने आईटीआई ट्रेड, वो भी मैं ट्रेड आप लोग के बीच में इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लेके आऊँ, जो आप लोग के सामने प्लेटफॉर्म का बुक का सेट नंबर 8 लेके आऊँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। और इसके मैं टोटल 75 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा विथ ट्रिक से, और बहुत सारे क्वेश्चन का मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बोलूँगा, आप लोग जो भी पढ़े हैं सारे को मैं एक जगह पे रिकॉल करवा दूंगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो चलिए सेट नंबर 8 को मैं डिस्कस करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, एक डीसी मोटर में अधिकतम शक्ति यांत्रिकी शक्ति उत्पन्न करेगा जब ईएमएफ विद्युत का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल वे फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ डीसी मोटर का अधिकतम यांत्रिक शक्ति का एक फार्मूला जो होता है, यानी ईबी का जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। विभवांतर क्या कहते हैं? हाफ होता है। क्या होता है? हाफ होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग दोनों का रेशियो निकालेंगे, ईबी बाय भी निकालेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो ये जो वैल्यू होता है 0.5 होगा। क्या होगा? 0.5 होगा। तो राइट आंसर अगर देखिएगा तो 0.5, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं ईबी क्या लिखे थे, तो फ्रेंड्स याद रखिए ईबी जो था एक प्रकार का विरोधी ईएमएफ था। अभी क्या था? तो ये टर्मिनल वोल्टेज था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास घटकर आधा हो जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 4 गुना हो जाएगी। क्या होगा? ये 4 गुनी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा, और मैं इसके कैलकुलेशन को मैं लास्ट टाइम बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है। देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताना चाहता हूं, जब भी आप लोग का विरोध की बात करना चाहता है, जब भी विरोध की बात करता है क्वेश्चंस में, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमेशा लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? हमेशा विरोध करते हैं। क्लियर है? देखिए इसके लिए मैं ट्रिक याद किया, लव। अगर आप लव करते तो हमेशा आप लोग का एगेंस्ट को आ जाता है, तो सिंपल में एलसीएम में याद किया था। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड अगर आप लोग का विरोध यहाँ पे नहीं लिखता तो हम लोग फैराडे का नियम लिखते हैं। बातें करना चाहते हैं फैराडे का नियम का, तो फैराडे के नियम का इक्वेशन आप लोग कीजिए, तो ई का जो फार्मूला होता है एन होता है d∅dt होता है, d∅dt होता है। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम कर सकता है। सिंपल वे में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10 का कंसेप्ट है। V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। V बराबर क्या होता है? W/Q। तो यहाँ से हम लोग W का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा? V × Q होगा। अब देखिए वोल्ट का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा तो टोटल वोल्ट दिख रहा है 12 वोल्ट, Q का देखिएगा तो 2 चार्ज था, तो सिंपल में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 जूल इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड एक साथ घूर्णन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो सिंपल वे फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बातें करना चाहते हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा विद्युत मोटर होता है जिसमें रोटर एवं स्टेटर फील्ड एक साथ घूर्णन करता है, यानी कि इसमें रोटर और स्टेटर, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। इसमें फ्रेंड रोटर, यानी मैं लिख देता हूँ रोटर के साथ साथ इसमें स्टेटर, दोनों एक साथ कार्य करता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। अब इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा सिंक्रोनस मोटर उसे कहते हैं जो सिंक्रोनस स्पीड को फॉलो करता है, और सिंक्रोनस स्पीड का जो वैल्यू होता है 120 f/p होता है, 120 f/p होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। इसका प्रारंभिक टॉर्क जो होता है वह 0 होता है, और ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। क्वेश्चन आते हैं क्या सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, तो यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है तो ये स्टार्ट किससे होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यानी कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए इसमें हम लोग जिस चीज़ का यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं आप लोग बताइए? डेम्पर वाइंडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेम्पर वाइंडिंग कहते हैं। क्लियर है? इस सब चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, यदि एक 230 वोल्ट डीसी मोटर श्रेणी मोटर को 230 वोल्ट एसी प्रदान की जाती है। यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे 230 वोल्ट डीसी मोटर को 230 वोल्ट एसी प्रदान की जाती है, तो क्या होगा? सिंपल वे में देखिए डीसी से क्या कर रहा है? एसी। तो सबसे पहले इसमें लो एफिशिएंसी के साथ ये मोर स्पार्क करेगा, यानी कि यह निम्न दक्षता के व अधिक स्पार्क के साथ चलेगी। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चुने। देखिए पढ़ना है, लैप वाइंडिंग उच्च करेंट रेटिंग वाली
देखिए उच्च करंट रेटिंग वाली डीसी जनरेटर के लिए बेहतर माने जाते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आप लोग पढ़े होते, देखिए सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता है लैप वाइंडिंग। देखिए लैप वाइंडिंग उसे कहते हैं जिसमें आर्मेचर की संख्या पोल की संख्या के आपस में बराबर होती है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा, लैप वाइंडिंग यह वाइंडिंग की वह विधि होती है जिसमें सभी चालक को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें सभी चालक को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक ट्रिक और बताना चाहता हूँ। देखिए लैप अगर लिखते हैं सबसे पहले एल लिख रहा, तो याद रखिएगा ना, इसमें आप लोग के सामने लो करंट होता है, यानी लो वोल्टेज होता है। लैप वाइंडिंग में लो वोल्टेज होता है, लेकिन लो वोल्टेज होता है तो इसमें हाई करंट होता है। लो वोल्टेज होता है लेकिन इसमें करंट क्या होता है, हाई करंट होता है। ये इसमें ये कंडीशंस होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं एक लैप वाइंडिंग के बारे में एक और मैं कंसेप्ट बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंस होता है। इसमें याद रखिएगा, लैप वाइंडिंग में परिणामी पिच जो होता है, जिससे हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो परिणामी पिच को हम लोग वाई आर डिनोट करते हैं। तो वाई आर जो होता है परिणामी जो पिच होता है वह बैक पिच और फ्रंट पिच का डिफरेंस होता है, यानी वाई बी माइनस क्या होता है, वाई आर फ्रंट होता है, एफ होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट बोला कौन सा सही है, तो लैंप वाइंडिंग उच्च करंट रेटिंग वाली बल्कि जबकि डीसी जनरेटर के लिए बेहतर मानी जाती है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर है। क्योंकि इसका उपयोग जो होता है उच्च धारा व निम्न वोल्टेज के लिए करते हैं, इस निम्न वोल्टेज के लिए करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो इसमें अगला देख रहे हैं ऑप्शन में क्या लिख रहा है, तो सिंपल में इसमें हम लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रही है। तो इसमें हाँ, तो पहला भी तो आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिएगा तो आप इसमें पहला भी तो सही हो जाएगा। देखिए आगे ध्यान से देखिएगा, तो इसमें लिखा लैप वाइंडिंग उच्च करंट रेटिंग वाली डीसी जनरेटर के लिए बेहतर मानी, तो बिल्कुल ये सही है। तो पहला आप लोग के सामने सही है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं सेकेंड का, वेव वाइंडिंग निम्न करंट उच्च वोल्टेज डीसी जनरेटर के लिए बेहतर मानी जाती है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये भी आप लोग के लिए सही है। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए का 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी दोनों आप लोग का ऑप्शन में सही है। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं वेव वाइंडिंग का, तो सबसे पहले देखिए अगर आप लोग वेव लिखते हैं तो सिंपल में अगर आप लोग वेव लिखते हैं तो फार्मूला देखिए WAVE लिखिए, WAVE। तो देखिए इसमें ए का जो संख्या होता है वो आप लोग का प्लेस कितना है, 2 पे आ रहा, तो पी का जो संख्या होगा 2 होगा। क्या होगा, ये 2 होगा। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस विधि के समांतर पथों की संख्या इसमें 2 होती है। ठीक है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा इसमें सभी चालकों को हमेशा के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो वेव वाइंडिंग में जितना भी आप लोग का चालक होता है सारे को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा इसमें उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के लिए बेहतर माने जाते हैं, यानी कि इसका बातें करना चाहते हैं तो इसमें उच्च वोल्टेज होता है, यानी विभव की मात्रा इसमें अधिक होता है और करंट की मात्रा इसमें बहुत ही लो होता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ इसका पिच फैक्टर की बात करना चाहते हैं, सॉरी इसकी परिणामी पिच की बात करना चाहते हैं, नहीं वाई आर की बात करना चाहते हैं, ये सम होता है, यानी कि वाई बी प्लस वाई एफ कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक रेत से भरी बाल्टियां आमतौर पर से लगी आग के लिए अग्निशामक माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। तो देखिए यहाँ पे रेत की बारे बात कर रहा, तो सिंपल में आप लोग को पता होगा। देखिए ऑप्शन लिख रहा है LPG, डीजल, बिजली। तो देखिए रेत से भरी बाल्टियां आमतौर पर बिजली से लगी, किससे फ्रेंड, बिजली से लगी अग्निशामक माध्यम के लिए प्रयुक्त होती है। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि क्या होती है। तो देखिए आप लोग ट्रांसफार्मर के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे और ये आप लोग के इससे क्वेश्चन हमेशा की तरह इस बार भी पूछा होगा। तो देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो प्रतिशत हानि की बात करते हैं, देखिए प्रतिशत हानि तो हमेशा याद रखिए प्रतिशत हानि की बात करते हैं तो 0% होता है। कितना होता है फ्रेंड, 0% होता है। क्लियर है। अब देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का भी प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। याद रखिएगा आदर्श ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का प्रतिरोध, अगर क्वेश्चन रखता है कि आदर्श क्वेश्चन नहीं हो रहा ना, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, याद रखिए वाइंडिंग का प्रतिरोध भी क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ इसमें लीकेज फ्लक्स का मान भी क्या होता है, 0 होता है। लीकेज फ्लक्स का मान भी क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ इसमें याद रखिए इसमें इनपुट बराबर क्या होता है, आउटपुट होता है। क्लियर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड इसमें याद रखिएगा एक आदर्श ट्रांसफार्मर में दक्षता, अगर इसका देखिए मैं पूरे के पूरे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, सबसे पहले इसकी दक्षता एन की बात करना चाहते हैं, तो इसकी आदर्श दक्षता जो है वो 100% होती है। क्लियर है। इसके साथ साथ इसकी वोल्टता की बात करते हैं तो वह 0 होती है। इसकी वोल्टता क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है। और प्रतिशत हानि की बात करते हैं तो वो भी क्या होता है, 0 होती है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है।
एम्पलीफायर अनुप्रयोगों के लिए एक ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने के लिए बायसिंग होना चाहिए? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा डिप्लीशन क्षेत्र, कट ऑफ क्षेत्र या एक्टिव क्षेत्र या सैचुरेशन रीजन। तो राइट आंसर जो होगा आप लोग पढ़े होंगे, तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। तो एम्पलीफायर अनुप्रयोग हेतु ट्रांजिस्टर को सक्रिय क्षेत्र में प्रचलित करना चाहिए। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं फ्रेंड ट्रांजिस्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे ट्रांजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे एक होता है फॉरवर्ड बायस। देखिए एक होता है फॉरवर्ड बायस होता है, एक होता है बैकवर्ड बायस होता है, एक होता है रिवर्स बायस होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ का उच्च गलन तापमान होता है? तो ऑप्शन लिख रहा एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा और टीन। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो उच्च तापमान जो होता है, उच्च गलन तापमान, तो सबसे पहले हम लोग बताना चाहते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो राइट आंसर होगा तांबा का होता है। तांबा का सबसे अधिक उच्च गलन तापमान होता है। क्लियर है? चलिए मैं सभी का बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तांबा का, तो तांबा का जो होता है 10, देखिए मैं लिख देता हूँ 1084 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। वही एल्यूमिनियम की बात करना चाहता है तो 660 डिग्री सेल्सियस होता है। वही बातें करना चाहते शीशा का 327.5 डिग्री सेल्सियस होता है। वही टीन की बात करना चाहते हैं तो 232 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? और तांबा का प्रयोग चालक तार के रूप में सर्वाधिक भी किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति मॉसफेट क्या है? व्हाट इज पावर मॉसफेट? तो देखिए मॉसफेट सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मॉसफेट एक प्रकार का ध्रुवीय वोल्टा नियंत्रित 3 टर्मिनल युक्ति होती है। तो सिंपल में आप लोगों को बता दें वोल्टेज नियंत्रित डिवाइड होती है। तो सिंपल में क्वेश्चन आता है व्हाट इज पावर मॉसफेट? तो इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। क्लियर है? इसका पूरा विस्तार अगर बात करना चाहते हैं, देखिए आप लोग को पूरा मैं बता ही देता हूँ। MOSFET लिखते हैं, तो इसका पूरा विस्तार कीजिएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा F4 होता है, देखिए इसका पूरा विस्तार कीजिएगा तो मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इम्फेक्ट होता है। क्लियर है? देखिए मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। क्लियर है? इस युक्ति को गे द्वारा कंट्रोल किया था। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो एकल आवृत्ति या आवृत्तियों के लिए एक छोटे बैंड का प्रवर्धन करता है? तो सिंपल वे में याद रखिएगा उस एम्पलीफायर को हम लोग ट्यून्ड एम्पलीफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यून्ड एम्पलीफायर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहा 220 वोल्ट विद्युत स्रोत पर 10 एम्पियर धारा ले आने वाली विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति क्या होगी? तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे सबसे पहले विद्युत शक्ति यानी पी का फॉर्मूला क्या होता है? VI होता है। क्या होता है? VI होता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें V का वैल्यू लिख रहा है 230 वोल्ट और I करंट लिख रहा है 10 एम्पियर। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल में 2300 वाट इज द राइट आंसर। तो 2300 वाट इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो 2300 वाट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, पीसीबी की साइज जिस पर घटक लगे होते हैं उसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले बातें करना चाहते हैं पीसीबी के बारे में। देखिए पीसीबी क्या होता है? तो देखिए P फोर होता है प्रिंटेड, C फोर होता है सर्किट, B फोर होता है बोर्ड, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यह एक प्रकार का यांत्रिक आधार होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जोड़ा जाता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा पीसीबी के घटक जो होता है वह साइड पर लगे होते हैं। किस पे होते हैं? साइड पर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो लिखिएगा वह घटक साइड होता है। क्या होता है? घटक साइड, यानी राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉफ्ट सोल्डर में टीन और सीसा का प्रतिशत क्या होता है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे और आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देखिए सबसे पहले सोल्डर, तो सोल्डर जो होता है वह सीसा और टीन यानी कि बोले तो पीबी यानी सीसा लीड का और टीन का, ये दोनों का क्या होता है? ये मिश्र धातु होता है। क्लियर है? जिसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसमें टीन की मात्रा यानी टीन की मात्रा 60% होती है, वही सीसा की बात करना चाहते हैं तो इसमें 40% होता है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब चलिए हो गया। चलिए तो राइट आंसर हो गया। तो 60 और 4 का कॉम्बिनेशन था, तो ऑप्शन जाइएगा तो 60 क्या था? टीन था और सीसा क्या था? 40 था। क्लियर है? अगर कन्फ्यूजन होता तो देखिए सीसा एस से होता है और टीन क्या होता है? टी से होता है। तो टी बड़ा अक्षर होता है तो 60 कर दीजिए, एस छोटा तो 40 कर दीजिए, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फिल्टर सर्किट जो एक खास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल को इससे होकर गुजरने देता फिल्टर कहलाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन लिख रहा है लो पास, हाई पास, बैंड पास या बैंड स्टॉप। तो देखिए वह फिल्टर सर्किट जो एक खास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के सिग्नल को इससे होकर गुजरने देता उसे बोलते हैं हाई पास। क्या बोलते हैं? हाई पास। तो जब भी ज़्यादा वाले को देगा तो उसे बोले हाई है। देखिए ज़्यादा बोला ना तो ज़्यादा तो सिंपल बोल दीजिए हाई पास है, सिंपल में हाई पास है कर दीजिए। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा हाई पास। और ऐसे फिल्टर जो चयनित कट ऑफ आवृत्ति से कम आवृत्ति वाले होते हैं उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे लो पास। क्या बोलेंगे?
लो पास बोलेंगे। और वही फ्रेंड्स ऐसी फिल्टर यानी कि लो बोलेंगे जिसमें लो रहेगा, और ऐसी फिल्टर जो सिग्नल को दो खास आवृत्तियों के बीच में गुजरने देता है उसे बोलते हैं बैंड स्टॉप। तो बैंड स्टॉप क्या होता है, जो दो गो के बीच में गुजरने देगा उसे बोलेंगे बैंड पॉज बोलेंगे। क्लियर है। चलिए एक आता है बैंड स्टॉप। तो ऐसा फिल्टर जो एक निश्चित सीमा के भीतर आने वाली आवृत्तियों को, यानी इसके अंतर दो निश्चित समय के अंतर आने वाले फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, ये गुजरने देता है, उसे बोलते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर बोलेंगे। क्लियर है। चारों चीज को मैं समझा दिया हूं। निम्नलिखित में से निष्क्रिय साधन कौन सी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव इंस्ट्रूमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बोल रहा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा है FET, फिर लिख रहा है SCR BJT। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें देखिए FET, देखिए सबसे पहले आप लोग को इसमें देखिएगा एक्टिव, एक होता है एक्टिव इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए एक्टिव इंस्ट्रूमेंट में आप लोग का 3-4 चीज़ आता है, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंतर्गत आप लोग देखिए 3-4 चीज़ में बताता हूँ, लिख लीजिएगा। सबसे पहले SCR, देखिए SCR की बात करना चाहते हैं, फिर वही बात करना चाहते हैं FET का, उसके साथ BJT। ये आप लोग का तीनों जो मैं डिस्कस करूँ ये एक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो एयर कोर इंडक्टर जो होता है एक प्रकार का पैसिव इंस्ट्रूमेंट होगा। क्या होगा, ये पैसिव इंस्ट्रूमेंट होगा। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं एक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, तो देखिए एक्टिव इंस्ट्रूमेंट यानी AI में बोल देता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, ऐसा अवयव जो ऊर्जा उत्पन्न या प्रवर्धित करता है, साथ ही वोल्टेज या धारा के प्रवाह को कंट्रोल करता है, उसे बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे बैटरी, तो बैटरी क्या करता है, ऊर्जा देता है। क्लियर है। जनित्र भी आप लोगों को क्या देता है, ऊर्जा देता है। क्लियर है। फिर करंट सोर्स, यानी करंट सोर्स भी आप लोगों को ऊर्जा देता है। ट्रांजिस्टर भी वोल्टेज को ऊर्जा देता है। ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो ये सारी चीज को बोलेंगे हम लोग एक्टिव इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। क्लियर है। वही बात ही करना चाहते हैं हम लोग पैसिव इंस्ट्रूमेंट का। तो देखिए पैसिव इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, पैसिव इंस्ट्रूमेंट वैसे अवयव को कहते हैं जो स्रोत से शक्ति को अवशोषित या नष्ट करता है, उसे बोलते हैं निष्क्रिय तत्व। तो इसमें देखिए जो यानी कि क्या करता है, इसमें सिंपल में नष्ट करता है। इसके लिए एग्जांपल याद कर लिए LCR, देखिए आप लोग LCR सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि देखिए L4 इंडक्टर कर लीजिए, C4 लिखिएगा आप लोग, कैपेसिटर लिखिएगा, R4 रजिस्टर। ये तीनों जो एग्जांपल था आप लोग का एक प्रकार का पैसिव कहीं आते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकाश प्रणाली को नीचे प्रदत्त चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए लिख रहा ये दे रहा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ये आप लोग का क्या है, नियॉन दीप है। कैसा, ये नियॉन दीप है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर A कीजिएगा। अब देखिए नियॉन दीप क्या होता है, तो यह एक प्रकार का छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज होता है जिसमें नियॉन एवं अन्य कम दाब वाली गैस को भरी जाती है। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इसका कलर का, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नियॉन लैंप से जो आप लोग का रंग जो प्रदान करता है वह लाल और साथ साथ गुलाबी होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं इसका क्षमता का, तो याद रखिए इसका जो क्षमता हुआ 50 से 60 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। क्लियर है। चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचरों की संख्या नियत होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करेगी। तो देखिए सिंपल वे में आप लोग को ऑलरेडी मैं बता दिया था। देखिए डीसी जनरेटर ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर की संख्या क्या बोला, नियत रख रहा। तो मैं आप लोग को बताया था लैप लिखने के लिए। देखिए आप लोग अगर लैप लिखते हैं तो देखिए आर्मेचर की संख्या और ये दोनों आपस में क्या कांस्टेंट है, यानी इक्वल हो गया ना। तो सिंपल में आप लोग समझ सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर की संख्या नियत होती है, तो कौन सी कुंडली अपेक्षा के उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करेगी। तो अधिक के बारे में बोल रहा, तो सिंपल वे में याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वेव कॉइल वाइंडिंग होगा। क्या होगा, ये वेव कॉइल वाइंडिंग होगा, यानी ये आप लोग को अधिक बल देगा। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा वेव वाइंडिंग से उच्च विद्युत वाहक बल तथा कम धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिएगा उच्च विद्युत वाहक बल बोल रहा, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या लिख रहा, उच्च विद्युत वाहक बल। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज आप लोग हो गए होंगे, बिल्कुल हो गए होंगे। देखिए इसमें फ्रेंड्स आप लोग का लिख रहा है, देखिए ये तो ठीक है ध्रुवों की संख्या आर्मेचर की संख्या की नियत होती है। क्लियर है। लेकिन यहाँ अगर आप लोग जाइए तो A बराबर P के अकॉर्डिंग आप लोग कर दीजिए लैप वाइंडिंग। लेकिन अगला कंसेप्ट यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, कौन सी कुंडली अपेक्षा के उच्च विद्युत वाहक बल प्रदान करता है। तो मैं अभी जस्ट आप लोगों को बताया था वेव वाइंडिंग में हमेशा जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का मान क्या होता है, अधिक होती है, और करंट का मान क्या होता है, लो होती है। क्लियर है। तो राइट आंसर होगा वेव वाइंडिंग। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा वेव वाइंडिंग को श्रेणी वाइंडिंग भी कहते हैं। इसमें समांतर पथों की जो संख्या होती है, यानी A बराबर जो संख्या होता है वह 2 होती है। क्लियर है। चलिए तो राइट आंसर का देखिएगा तो वेव कॉइल वाइंडिंग हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। अब हम लोग के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया। तो विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा जिम्मेदार होती है? तो सिंपल वे में देखिए, विद्युत धारा के लिए ऑलरेडी आप लोग क्लास 10 का कंसेप्ट होगा, आवेशों के प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं विद्युत धारा का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आई टी। क्या होता है? क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। अब यहाँ से फॉर्मूला निकालिए, तो आई बराबर क्या लिखिए? क्यू बाय टी। अब देखिए, द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नो एज करंट। तो देखिए अब यहाँ से इसका ऐसे मात्रक निकालते हैं। तो कुलॉम चार्ज का क्या होता है? कुलॉम होता है। समय का क्या होता है? सेकंड। तो याद रखिए, कुलॉम प्रति सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो क्वेश्चन आता है एम्पियर किसकी यूनिट होती है? तो विद्युत धारा का होता है। और इसे क्या बोलते हैं? कुलॉम प्रति सेकंड भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि क्या है? होपफुली आप लोग यूज भी किए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं इसको? प्रत्यक्ष गड़ाई। तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग क्या करते हैं, भूमिगत तार डालने का सबसे अच्छा नियम होता है प्रत्यक्ष गड़ाई होता है, यानी गड़ दीजिए सिंपल वे में। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग अच्छे पढ़ रहे हैं तो भूमिगत जो तार होता है यानी भूसंपर्क जो तार होता है उसका कलर कैसा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बीच में क्या लिख रहा है। एक टोस्टर का तापन एलिमेंट किस तार के बने होते हैं? ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक टोस्टर का जो तापन होता है वह नाइक्रोम के तार के बने होते हैं। तो राइट आंसर कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं नाइक्रोम का। तो फ्रेंड्स नाइक्रोम जो होता है एक निकेल, देखिए निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नाइक्रोम में निकेल की जो मात्रा अधिक होती है, तो इसमें निकेल की जो मात्रा होता है वह लगभग 80% होती है। याद रखिएगा, नाइक्रोम में निकेल की जो मात्रा होता है वह 80% होता है। कितना होता है? वह 80% होता है। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं क्रोमियम का, तो क्रोमियम की जो मात्रा होता है वह 20% होता है। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केवी प्रति एमएम में बेकेलाइट की परावैद्युतिक सामर्थ्य कितनी होती है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे बेकेलाइट के बारे में बात बोल रहा, तो ये सब सारे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए यूनिट याद करना आसान होता है लेकिन उसका जो वैल्यू होता है यानी कि मान याद करना कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन दे देगा, वो भी इतने कम समय में। तो देखिए मैं आप लोग को फिर भी बता देता हूँ, केवी प्रति एमएम ये होता है आप लोग का यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्टैंड का यूनिट होता है। तो ये देखिए आप लोग को यहाँ पे पूछ रहा है बेकेलाइट का। क्लियर है? बेकेलाइट का बोल रहा, तो आप लोग याद कर लीजिए फ्रेंड्स, इसका जो होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए, यानी 17 से 21 होता है, यानी 17 से 21 होता है। क्लियर है? याद कर लीजिए बेकेलाइट की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वह 17 से 21 किलो वोल्ट प्रति एमएम होती है। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है वायु का। देखिए वायु का क्वेश्चन आप लोग का पेपर में पूछ सकता है, तो वायु का आप लोग याद कीजिए, वायु का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वह 30 होता है। क्या होता है? ये 30 kV पर एमएम होता है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए, कब से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं? तो केवी प्रति एमएम में व्यक्त हम लोग करते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज ऑल्सो नो एज। तो फ्रेंड्स आप लोगों को भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन लिख रहा, ऑयल कंट्रोल ब्रेकर, अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड सर्किट ब्रेकर, या फिर लघु मिनी सेल सर्किट ब्रेकर। तो ऑलरेडी आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया था, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को हम लोग अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बातें करना चाहते हैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता आप लोग का ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ये फुल फॉर्म आता है, तो याद रखिए, ई फोर होता है अर्थ, एल फोर होता है लीकेज, सी फोर होता है सर्किट, बी फोर होता है ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यह क्या एक प्रकार का सुरक्षा प्रदान करने वाले युक्ति होते हैं। क्लियर है? और ELCB का जो प्रयोग करते हैं 5 किलोवाट या उससे अधिक लोड के आवासीय या वाणिज्यिक औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन आ सकता है फिर MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। वही क्वेश्चन आ सकता है ACB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एयर सर्किट ब्रेकर होता है। वही क्वेश्चन आ सकता है OCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑयल सर्किट ब्रेकर हो सकता है। क्लियर है? तो ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है? देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डीसी शंट मोटर की गति के बारे में। सिंपल वे में देखिए, डीसी शंट मोटर की जो गति होती है वह 3 वे में होती है। कितना होता है? डीसी शंट मोटर में कुल 3 पॉइंट्स, इसमें कुल 3, देखिए इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहला जो प्रदान करता है सुरक्षा गति होता है, एक होता है 2 बिंदु। क्या होता है? 2 बिंदु होता है, 3 बिंदु होता है, 4 बिंदु होता है। 2 3 4 आप लोग याद कर लीजिए, क्या होता है? 2 3 4 होता है।
सॉरी 2 3, इसमें मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर और 4, सॉरी इसमें कंफ्यूज कर रहा हूँ। इसका राइट आंसर जो लिख रहा हूँ ऑप्शन नंबर 4 होगा। सॉरी मैं कंफ्यूज किया। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं। 3 पॉइंट और 4 स्टार्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बोला किसके यहाँ पे कंफ्यूज, फिर से देखते हैं क्वेश्चन। डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो यहाँ पे बोला नहीं की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन को मैं फ्रेंड्स अभी स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज में कर रहा हूँ। क्लियर है? क्योंकि देखिए डीसी शंट मोटर में जो बिंदु होता है, एक होता है 2 बिंदु होता है, यानी 2 बिंदु होता है, 3 और 4 होता है, 2 3 4 का कॉम्बिनेशन होता है। 2 होता तो उसे हम लोग सीरीज में जोड़ते थे, और 3 जो होता है उसे शंट के रूप में लेते हैं, और 4 जो होता है दोनों यानी सीरीज और शंट दोनों में करते थे। यहाँ मैं थोड़ा कन्फ्यूज हुआ हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ट्रांसफार्मर क्रोड पटलन के लिए बनाए जाने का मुख्य कारण क्या है? द मेन रीजन वाई द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ प्लेट्स। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे, जब भी कोर को क्यों हम लोग इसका बनाते हैं, तो सिंपल में टू रिड्यूसिंग एडी करेंट। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा, यानी कि ट्रांसफार्मर क्रोड में पटलन का प्रयोग क्रोड हानि को कम करने के लिए करते हैं। क्लियर है? बात ही करना चाहते हैं ट्रांसफार्मर की क्रोड का। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वह सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ये। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड स्टील क्रोड किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है वह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आता है, इसके ब्रीदर। देखिए ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में जेल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? देखिए ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के रूप में सिलिका जेल का ही प्रयोग करते हैं। ये भी आप लोग याद करें, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो इसमें हम लोग किस जेल का प्रयोग करते हैं? ब्रीदर में सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? सिलिका जेल का। और इसका जो क्रोड होता है वह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये सब सारे पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा। बातें करना चाहते हैं इसकी हानि के बारे में। तो ट्रांसफार्मर क्रोड को सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इसमें क्रोड हानि होता है 2 प्रकार की, याद रखिए। क्रोड हानि जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आप लोग का एडी करंट हानि, यानी कि देखिए पहला जो होता है भंवर धारा हानि होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस बोलते हैं। अब एडी करंट लॉस का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, मे भी पॉसिबिलिटी आप लोग के पेपर में आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड देखिए हम लोग इसे पी ई से डिनोटेट करते हैं, या फिर पी, देखिए हम लोग इसे पी ई से डिनोटेट करते हैं। इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो देखिए सबसे पहले के लिखिए। देखिए मेरा ट्रिक है, के लिखिएगा, बी लिखिएगा, के एम बी कीजिए ना, सॉरी मेरा ट्रिक है उसी के अनुसार आप लोग याद कर लीजिए। देखिए के लिखिएगा, फिर आप लोग एफ लिखिए, के एफ बी लिखिएगा, फिर एम लिखिएगा और टी, यहाँ तक आप लोग लिखिए। फिर आप लोग एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, तो देखिए पी लिखिए हिस्टेरेसिस लॉस में, इसमें भी आप लोग सबसे पहले के लिखिएगा। क्लियर है? फिर एफ लिखिएगा, फिर बी लिखिएगा, फिर एम लिखिएगा, और इसमें आप लोग लास्ट में भी लिख दीजिएगा। अब देखिए अगर आप लोग एडी करंट लिखते हैं, सिंपल है फ्रेंड्स, अगर आप लोग एडी करंट लिखते हैं तो ई डबल डी वाई लिखते हैं। तो देखिए डी कितना टाइम्स आ रहा है? डबल आ रहा। तो सिंपल में एडी करंट में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जहाँ फ्रीक्वेंसी यानी एफ के जगह पे 2 करना पड़ेगा। क्लियर है? उसके साथ साथ एम के जगह पे भी 2 करना पड़ेगा, और टी के जगह पे क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। क्योंकि डी की संख्या 2 है। मेरा ट्रिक है ये। क्लियर? आप लोग याद कर सकते हैं इस बहाने से। और वही हिस्टेरेसिस लॉस में क्या करते हैं, जहां पर एम है केवल इसके ऊपर 1.6 कर देते हैं। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर है? तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर? फॉर्मूला भी मैं बता दिया हूँ। इसके साथ साथ याद रखिएगा, यानी कि एडी करंट का जो लॉस होता है, यानी कि पीई जो होता है वह इसका लेमिनेशन मोटाई का वर्ग के समानुपाती होते हैं, टी स्क्वायर का होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आप आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में वे टर्मिनल जिसके माध्यम से चैनल में बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है क्या कहलाता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को यहाँ से जानना पड़ेगा FET का फुल फॉर्म। तो FET का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है? इसमें सोर्स टर्मिनल से मेजॉरिटी कैरियर प्रवेश करता है। तो लास्ट कीजिएगा तो सोर्स कीजिएगा, क्या कीजिएगा? आंसर सोर्स के माध्यम से करता है। के लिए मेजॉरिटी। वही बातें करना चाहते हैं FET के बारे में। सिंपल में याद रखिए FET में कुल 3 प्रकार के टर्मिनल होते हैं। जो पहला टर्मिनल होता है उसे हम बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं? पहला होता है सोर्स होता है, सेकंड देखिए मैं लिख देता हूँ, एक होता है सोर्स होता है, फिर होता है ड्रेन होता है, थर्ड होता है गेट होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में 200 टर्न तथा द्वितीयक में 50 टर्न है। यदि प्राथमिक में 240 वोल्ट AC का अनुप्रयोग किया जाता है तो द्वितीयक की वोल्टता क्या होगी? सिंपल वे में आप लोग बना लिए होंगे इसका फॉर्मूला से। होपफुली आप लोग पढ़े होंगे इसका रेशियो क्या होता है। देखिए N2/N1 आप लोग पढ़े भी होंगे। N2/N1 इक्वल टू क्या लिखते हैं? V2/V1 कीजिएगा, क्योंकि दोनों का निकालना था। अब आप लोग पुट कीजिए। देखिए N2 का वैल्यू देखिएगा, यानी सेकंड टर्म में 50 लिख रहा था, फर्स्ट टर्म में लिख रहा 200, तो मैं 200 लिख दिया हूँ। V2 का वैल्यू आप लोग को निकालना, तो V2 को मैं V2 रहने दिया। अब V1 का वैल्यू देखिएगा तो 240 वोल्ट था। आप लोग कैंसिलेशन कीजिए। 50 के पारा में
200 जो आएगा वो 4 के पार में आएगा, 4 का पार में 240 आएगा 60 बार में, यानी सिंपल में V2 का वैल्यू निकालेगा तो 60 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर 60 वोल्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 तक मैं बता दी हूँ। कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ कमी होगा तो प्लीज़ लिखिएगा ताकि मैं उसे सुधार कर सकूँ। क्लियर है? चलिए, और आप लोग को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, मेरा क्या सबसे अच्छा लगा उस चीज़ को भी बताइएगा ताकि मुझे भी एक थोड़ा मोटिवेशन मिले। देखिए 230 वोल्ट AC का शिखर से शिखर वोल्टता कितनी होगी। देखिए यहाँ पे आप लोग को बोला व्हाट इज़ द पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट AC। तो सिंपल में आप लोग बना लिए होंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोग को जो फार्मूला बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। AC के लिए बोल रहा आप लोग का पीक वैल्यू, तो सिंपल में देखिए आप लोग को VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज का देख रहा है, इसका वैल्यू कितना लिख रहा है 250 वोल्ट लिख रहा है। क्लियर है? तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, मैं आप लोग को बताया था भी यहाँ से आप लोग को क्या निकालना, मैक्सिमम निकालना। तो भी मैक्सिमम को अगर आप लोग निकालते हैं तो ये होता है आप लोग का VRMS का √2 टाइम्स होता है। क्या होता है ये? √2 टाइम्स होता है, यानी हम लोग क्या करें 250 को हम लोग क्या करें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल में यहाँ 250 करेंगे, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41 होता है। तो सिंपल में अगर आप लोग इसका वैल्यू निकालते हैं तो 353.5 आएगा, 353.5 आ जाएगा। क्लियर है? और ये आप लोग का आगे केवल भी मैक्सिमम के लिए आ गया। क्लियर है? लेकिन आप लोग अगर फोकस कीजिएगा तो इसमें जो क्वेश्चन लिख रहा है पीक टू पीक लिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है पीक टू पीक बोल रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लोग जो निकाल रहे हैं पीक टू पीक यानी पीक टू पीक के लिए बोल रहा, तो हम लोग इसे क्या करेंगे जो मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ VM कर देंगे। क्लियर है? तो सिंपल में अभी क्या करेंगे 2 कर देंगे, और VM का वैल्यू मैं कितना लाया था तो 353 लाया था, तो 353.5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सिंपल में इसका राइट आंसर आएगा 707 वोल्ट। तो राइट आंसर कीजिए तो 707 वोल्ट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो राइट आंसर फ्रेंड्स आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। इसके साथ साथ में फ्रेंड्स और चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता दूंगा। देखिए जीना डायोड वोल्टता नियमन की धारा कितनी प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जीना डायोड क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। जीना डायोड एक प्रकार का रिवर्स वायरिंग पर कार्य करता है। अब देखिए इसका आप लोग देखिए इस टाइप से आप लोग इसे बना भी सकते हैं, जीना डायोड का डायग्राम आप लोग इस टाइप से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को जो यूज करते हैं जस्ट लाइक जेड की तरह होता है। क्लियर है? ये जो आप लोग को वे होता है ये पॉजिटिव में एनोड होता है, ये आप लोग का कैथोड होता है। क्लियर है? इसे बोलते हैं जीना डायोड। तो बोला जीना डायोड वोल्टता नियमन की धारा प्रास कितनी होती है। तो सिंपल है फ्रेंड, इसका जो प्रास होता है वो 2.5 एम्पियर तक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? इसका कार्य क्या होता है तो ब्रेक डाउन करता है। क्लियर? इसलिए हम लोग ब्रेक डाउन डायोड भी इसे बोलते हैं। SCR किसका बना होता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले फ्रेंड देखिए आप लोग नाम में भी स्पष्ट है। देखिए SCR ऑलरेडी S फॉर सागर भी होता है। देखिए S फॉर फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं, देखिए SCR का फुल फॉर्म लिखिएगा तो S फॉर होता है सिलिकॉन, C फॉर होता है कंट्रोल, R फॉर होता है रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो सिंपल में सिलिकॉन आ गया। तो राइट आंसर कीजिए, तो राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। इसमें कुल 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एक होता है गेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाले स्विच का प्रकार है। तो सिंपल ऑप्शन लिख रहा सिंगल फेज सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो। तो सिंपल में आप लोग पढ़े भी होंगे। तो जब भी हम लोग यूज करते हैं बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाले जो स्विच होता है उसमें हम लोग तीनों का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए 34 नंबर, किस प्रयोजक सेतु मानक वायर फ्यूज के बदले HRS फ्यूज का बेहतर माना जाता है। तो फ्रेंड्स अगर इसका राइट आंसर कीजिएगा तो ये होता है आप लोग का फॉर प्रोटेक्टिव शॉर्ट सर्किट। तो हम लोग इसके लिए करते हैं सुरक्षात्मक शॉर्ट सर्किट के बचाने के लिए। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा HRS, देखिए HRS ये HRS फ्यूज की जो धारा होता है वह 30 एम्पियर से लेके आप लोग का 1000 एम्पियर के बीच में होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स फ्यूज। देखिए फ्यूज क्या होता है, शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है। क्लियर है? शीशा और टीन, हाँ शीशा टीन का ही होता है। क्लियर है? शीशा टीन, कन्फ्यूजन नहीं है ना। आप लोग देख लीजिएगा इसका क्या होता है गलनांक कम होता है। अब इसका आप लोग बताइएगा इसका शेप कैसा होता है, आप लोग बताइएगा इसका शेप कैसा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बूस्ट चार्जिंग प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, सबसे पहले आप लोग को बैटरी के रिगार्डिंग में आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक होता है बूस्ट होता है, एक होता है बक होता है। तो बूस्ट तो मैं आप लोगों को बोलता हूं, मेरा नॉलेज से आप लोग काफ़ी बूस्टअप हो रहे हैं। आप लोग देखिए, मेरा 1 घंटा क्लास करते होंगे तो लास्ट टाइम फील कीजिएगा ना, लास्ट टाइम आप लोग को पूरे नॉलेज को बूस्टअप कर रहा हूँ। तो बूस्ट यानी होता है बैटरी को उच्च धारा के द्वारा निम्न समय तक चार्ज किया जाना। तो सिंपल वे में यहाँ पे राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी कम समय में उच्च धारा, यानी कि कम समय में आप लोग को ज़्यादा ज्ञान मिल गया, तो वही होता है बूस्टअप। तो सिंपल में याद रखिए, हाई करंट फॉर शॉर्ट टर्म, यानी कि हाई करंट दे दिए बैटरी को शॉर्ट टर्म में, उसे क्या बोलेंगे? बूस्ट चार्जिंग। क्या बोलेंगे? बूस्ट चार्जिंग। बातें करना चाहते हैं बैटरी का, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बैटरी को हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं एम्पियर आवर में करते हैं, एम्पियर आवर के साथ साथ वाट आवर में भी हम लोग करते हैं। क्लियर है? और एम्पियर आवर का जो दस्ता हुआ 90 से 95% होती है, वही वाट आवर का होता है 80 से 85% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने को संभावित कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो सिंपल में आप लोग देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए। फ्लोरोसेंट लैंप को बार बार शुरू करना, कम या अधिक वोल्टेज देना, अनुचित ब्लास्ट, या इन सभी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। देखते हैं क्या लिख रहा है। इसमें से क्या LT फीडर पिलर का अर्थिंग में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, LT फीडर पिलर का अर्थिंग में हमेशा GI स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है, GI। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब GI को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, किसी वस्तु से प्रति सेकेंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा मापी जाती है। तो वो द अमाउंट, द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पर सेकेंड इज मेजर्ड इट। तो सिंपल वे में आप लोग कर लिए हो तो इसे बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, एक होता है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता कैसे मात्र होता है? कैंडेला होता है। क्लियर है? और एक कैंडेला का जो वैल्यू होता है 1 ल्यूमेन प्रति स्टेडियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। सब फ्रेंड्स आप लोगों को बात करना है सीमेंस का, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स होंगे। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। अब इसका यूनिट जो होता है ओम इनवर्स होता है, इसी ओम इनवर्स को हम लोग बोलते हैं सैमन बोलते हैं। क्लियर है? या सीमेंस बोलते हैं। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पे आधारित होती है? तो देखिए ताप उपकरण की बातें करना चाहते हैं तो सिंपल में आप लोग टेम्परेचर देते हैं। देखिए मैं आप लोग को 3-4 बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए विद्युत के रिगार्डिंग 4 चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए आप लोग को ध्यान देखिएगा, सबसे पहले विद्युत के बारे में बता रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले विद्युत धारा के एक होता है तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? I² होता है। क्लियर है? अब विद्युत धारा के तापीय जो प्रभाव दिया था वह जूल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जूल के द्वारा। एक होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो याद रखिए चुंबकीय प्रभाव जो दिया गया था वो फैराडे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? फैराडे के द्वारा दिया था। क्लियर है? अब एक आप लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रभाव। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, यानी कि इसमें एक विद्युत धारा का जो प्रभाव था उसे कूलॉम महोदय के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए तापीय प्रभाव के अंतर्गत देखिए तो यह उष्मीय प्रभाव होगा। क्या होगा? ये उष्मीय प्रभाव के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है? वही अगर केमिकल की बात करना चाहते हैं तो रंग वगैरह में अगर परिवर्तन आता है तो वह रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत आता है। क्लियर है? और चुंबकीय के लिए मैं बता दी। बातें करना चाहता है उष्मीय प्रभाव का, तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला होता है I² RT होता है। क्या होता है? I² RT होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए और इसी के प्रयोग से यानी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के प्रयोग से ही आप लोग देख लेंगे विद्युत बल्ब होगा, विद्युत इस्त्री हो गया, टेस्टर हो गया, आयरन हो गया, ये सब सारे हीट देते हैं। ये क्लास 10 का कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज का तरंग रूप धारा के अग्रगामी होता है। तो देखिए अग्रगामी की बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा एक इन अ प्योर इंडक्टर द वोल्टेज वेव फ्रॉम लीड्स। तो जब भी लीड्स करता है तो हमेशा 90 डिग्री में करता है। कितना डिग्री में करता है? ये 90 डिग्री में। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या लिख रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 वोल्ट अधिकतम वोल्टेज पर संचालित एक प्रणाली के लिए न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग डीपली से मैं समझाता हूँ, फोकस कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को लिखा 250 अधिकतम वोल्टेज पर संचालित एक प्रणाली के लिए न्यूनतम बोला ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए सबसे कम क्या जा रहा है? तो देखिए 25 मेगा ओम होगा। क्या होगा? 25 मेगा ओम होगा। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड याद रखिएगा इसे मापने के लिए हम लोग विद्युत रोधन न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का हम लोग प्रयोग करते हैं। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पिन सॉकेट और पिन का उपयोग 2 पिन
सॉकेट और पिन का उपयोग किया जाता है जब एसेसिस क्या होता है, यानी कि एसेसिस क्या होती है। तो सिंपल वे में देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी डबल्ड इंसुलेटेड, यानी कि जब यह दोहरी इंसुलेटेड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में कितना करंट पास हो करता है। देखिए सबसे पहले आप लोग व्हीटस्टोन अगर ब्रिज बनाए होंगे तो देखिए आप लोग बनाए भी होंगे। देखिए मैं आप लोग के सामने बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ से नहीं बन पाता फ्रेंड्स, फिर भी आप लोग देखे होंगे इस टाइप से। आप लोग देखिए आप लोग व्हीटस्टोन अगर ब्रिज बनाते होंगे तो बीच में आप लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड उसी के बारे में आप लोग को बोला, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग गैल्वेनोमीटर का जो प्रयोग करते हैं उसमें कितना करंट पास करता है। तो सिंपल वे में याद रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से रेजिस्टेंस से विभाजित गैल्वेनोमीटर के एक्रॉस वोल्टेज से प्राप्त करंट को हम लोग पास करवाते हैं। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से विभाजित गैल्वेनोमीटर के एक्रॉस वोल्टेज को हम लोग डिवाइड करते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए बैलेंस अवस्था में, देखिए क्वेश्चन आता है बैलेंस अवस्था में, देखिए बैलेंस अवस्था में गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होता है? शून्य पास करता है। क्लियर है? चलिए, और व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रकार का नॉन डिफ्लेक्टिंग टाइप का उदाहरण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज से प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति क्या होती है। देखिए यहाँ पे अधिकतम गति की बात कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए आप लोग को बोला 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति क्या होगा? द मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्टेटर फॉर 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि NS इक्वल टू क्या होता है? 120 F/P। ये आप लोग का सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ये गति उच्चतम के लिए होता है। क्लियर है? जिसमें पोल की संख्या कम होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व किए तो 120 कीजिए, एफ का वैल्यू 50 हर्ट्ज लिख रहा और पी, तो यहाँ पे हम लोग पी का वैल्यू तो आप लोग को बीच पता नहीं है, तो सबसे कम से कम हम लोग 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 2 को हम लोग 50 करेगा। अब 25 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 यहाँ पे कीजिएगा तो आप लोग के सामने आ जाएगा 3000, यानी कि 3000 RPM। RPM का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट। क्या होता है? रोटेशन पर मिनट होता है। तो राइट आंसर होगा 3000 RPM। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स अगर आप लोग को क्वेश्चन बोल देगा इसमें आप लोग का जो वैल्यू निकालना था RPS में अगर बोलता तो क्या करते? तो सिंपल में देखिए सबसे पहले RPM का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए RPM, तो RPM का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट होता है। लेकिन RPS कर दिया ना तो इसे रोटेशन पर सेकंड में बदलना है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 18 आ जाएगा, फिर आप लोग को 3 4 0 कर दीजिए। क्लियर है? आप लोग ये कर दिए तो RPS हो जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। देखिए मैं बहुत सारा की पॉइंट्स को आप लोग बता रहा हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, और आप लोग अगर अदर्स भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग सारे नॉलेज को मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ एक ही प्लेटफॉर्म पर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, धाराएं परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालकों में प्रेरित धारा लूप होती है। तो सिंपल में लूप की बात करना चाहते हैं। तो देखिए किसी चालक के अंदर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से होने वाले विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं? एडी करंट। तो सिंपल में लूप्स की बात करना चाहते हैं तो लूप्स देखिए एडी करंट्स आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस विद इन कंडक्टर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, इसे बोलते हैं एडी करंट। बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, देखिए सबसे पहले एडी करंट का फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया था। देखिए इसे हम लोग सबसे पहले TPE लिखते हैं, यानी लॉस के लिए। क्लियर है? तो मैं इसके लिए टी क्या बताया था, सबसे पहले मैं आप लोग को बताया था लिखने के लिए के लिखिएगा। क्या लिखिए? के लिखिएगा KFBM कीजिएगा। क्लियर है? अब इसमें टी कर दीजिएगा और सिंपल में आप लोग को बताया था F के ऊपर 2 लिख दीजिएगा, फिर M के ऊपर भी 2 कर दीजिए और टी के ऊपर भी 2 कर दीजिए। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी V होता है। V4 होता है वॉल्यूम, T4 होता है थिकनेस और टेम्परेचर होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के अस्कॉट संबंध को भी कहा जाता है। तो देखिए अस्कॉट कनेक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो कॉल्ड। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए 46 होगा। तो ट्रांसफार्मर के अस्कॉट संबंधन को TT प्रकार संयोजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? TT प्रकार। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं अस्कॉट कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अस्कॉट कनेक्शन जो होता है 3 फेज को 2 फेज में बदलता है। इस क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है अस्कॉट संबंध क्या कहता है? ये 3 फेज को 2 फेज में परिवर्तन के लिए उपयोग में लाते हैं। क्लियर है? या 2
यह दो सिग्नल फेज ट्रांसफार्मर के संयोजन से बनता है जिसे परस्पर टीटी के रूप में जोड़ते हैं। क्लियर है। तो याद रखिएगा अस्कॉट संबंधक क्या होता है, तो अस्कॉट संबंधक यानी कि अस्कॉट कनेक्टर एक ऐसा होता है जो 3 फेज को यानी 3 फेज को किस में बदलता है, ये 2 फेज में बदलने का कार्य करता है। क्लियर है। और ये जो किससे बनता है, तो डबल टीटी से बनता है, टीटी से ये बनता है। क्लियर है। चलिए, और ऊर्ध्वाधर ट्रांसफार्मर को मेन टीजर ट्रांसफार्मर कहते हैं, वही क्षैतिज जो ट्रांसफार्मर होता है उसे मेन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए, बाकी आप लोग को डेल्टा गामा के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत सारा कंसेप्ट बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में फेज की संख्या कितनी होती है। सबसे इजी क्वेश्चन। तो देखिए, औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में भारत के अकॉर्डिंग फेज की जो संख्या होती है वह 3 होती है। कितनी होती है, 3। अब तीनों को मैं लिख देता हूँ कलर। देखिए ये क्या हो गया, देखिए तीनों कलर को मैं डिस्कस कर दी हूँ, आप लोग बताइए तीनों कलर के बारे में। क्लियर है। तो भारत में जो फेज जो कलर होता है इसे बोलते हैं। अब इसका अगर रेशियो लिखने चाहते हैं तो आप लोग लिखिएगा RY B लिखिएगा, ये आप लोग का होता है पॉजिटिव के रूप में, और नेगेटिव के रूप में अगर बोलेगा तो R लिखेगा, B लिखेगा और Y, ये होता है। क्लियर है। तो इस प्रकार आप लोग काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखिए, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करिए, यानी कि 3 होता है। सिंपल में औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में फेजों की संख्या 3 होती है। कितने होते हैं फ्रेंड, 3 होती है। वही बातें करना चाहते हैं। देखिए आप लोग को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि मैं रेड लिख दिया हूं, फिर येलो लिख दिया हूं, और उसके बाद हम लोग ये ब्लू लिख दिया हूं। क्लियर है। लेकिन आप लोग याद रखिए, अगर ब्लैक को जोड़ दिए तो इसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। तो फ्रेंड्स अगर ये 4 यानी 4 तार का प्रयोग करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टार। क्या बोलते हैं, स्टार। स्टार वाइंडिंग जो होता है उसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा हम लोग 4 तार का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। लेकिन वही बातें करना चाहते हैं फ्रेंड डेल्टा का, तो डेल्टा में केवल और केवल 3 तार का प्रयोग करते हैं, और वो तीनों तार में आप लोगों के सामने इसका फिगर से ड्रॉ करके बता दे। देखिए रेड, येलो एंड ब्लू होता है। क्लियर है। इस कंसेप्ट को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कीजिए, अभी भी आया क्वेश्चन है ये। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में फेज की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े मोटर जनरेटर में एसी मोटर आमतौर पर होती है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, बड़ी मोटर जनरेटर सेट में एसी मोटर जो होती है वो हमेशा सिंक्रोनस मोटर होती है। क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, बातें करना चाहते हैं फ्रेंड बड़े मोटर जनरेटर के बारे में। क्लियर है। तो सिंक्रोनस मोटर का उपयोग आमतौर पर उन स्थानों पर किया जाता है जहां नियमित गति से चलने वाले उपकरण का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए, इसके साथ साथ सिंक्रोनस मोटर उसे कहते हैं जो कि सिंक्रोनस स्पीड पर संचालित होती है। क्लियर है। इसका वैल्यू मैं बार बार नहीं लिखूंगा। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए, इसका स्टेटर को 3 फेज AC व DC दोनों पर प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के बीच में क्वेश्चन क्या आ गया, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग हमारे वीडियो को वॉच करें, किस डिस्ट्रिक्ट से वॉच कर रहे हैं जरूर लिखिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी मैं आप लोग के सामने हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा प्लानिंग है आप लोग को ट्रेड पास कराने के लिए। क्लियर है। तो आप लोग जरूर लिखिएगा। 49, निम्नलिखित में कौन सा प्रेरण इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण की विधि नहीं है। देखिए यहाँ पूरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन। तो देखिए नॉट मेथड के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेटर वोल्टेज की बात करते हैं, इसका यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का भी यूज करते हैं, रोटर की भी बात करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरण इंडक्टर मोटर की गति नियंत्रण की विधि नहीं है, तो स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि नहीं होता। क्लियर है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की विधि केवल 3 होते हैं, 4 होती है। पहला होता है स्टेटर वोल्टेज, जो कि आप लोगों के सामने लिख दिया। फिर होता है आवृत्ति कंट्रोल विधि। फिर होता है आप लोग का एक होता है पोल्स परिवर्तन विधि, एक होता है रोटर होता है। क्लियर, 4 होता है। और लोड बढ़ने पर प्रेरण मोटर की गति घट जाती है। क्लियर है। साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक और बताना चाहता हूँ। देखिए रोटर की गति, तो रोटर की गति के लिए यानी NR का फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को सिंक्रोनस NS माइनस, देखिए ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा NR के लिए, यानी कि रोटर गति निकालने के लिए फार्मूला होता है NS, यानी सिंक्रोनस स्पीड को गुना कर दीजिए 1 - S से। क्लियर है। या फिर आप लोग NR के लिए एक और फार्मूला लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, 120F कीजिए, 120F/P करते हैं। साथ में आप लोग क्या कर दीजिए, केवल यहाँ 1 - S कर दीजिए, ये क्योंकि आप लोग सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू आप लोग जानते हैं 120F/P होता है, ये फार्मूला होता है। आप लोग इसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से रोटर गति को भी निकाल सकते हैं। सिंपल में एक बार आप लोग बिना देखे बोलिए, सबसे पहले रोटर गति का फार्मूला क्या कीजिएगा, तो NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड इंटू 1 - S कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है।
निम्नलिखित में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है? सबसे इजी और सबसे ट्विस्ट क्वेश्चन जिसका आप लोग यूज भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड लिख रहा सिल्वर ऑक्साइड सेल, लिथियम सेल, ड्राई सेल या मरकरी सेल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हैं। देखिए आप लोग के मोबाइल में भी जिसका यूज करते हैं वह क्या होता है? लिथियम सेल। तो राइट आंसर कीजिए। तो देखिए लिथियम सेल, लिथियम सेल। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लिथियम सेल का कार्यकाल सबसे अधिक होता है। क्लियर है? इसकी लाइफ अधिक होती है। बातें करना चाहते हैं इसका वोल्टेज का। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इसका वोल्टेज का जो वैल्यू होता है वह 2.95 वोल्ट होता है। क्या होता है? 2.95 वोल्ट होता है। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं बैटरी का। तो कई सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब बैटरी में जो स्टोर ऊर्जा होता है वह रासायनिक ऊर्जा होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है पेपर में। तो बैटरी में जो स्टोर ऊर्जा होता है वह रासायनिक ऊर्जा होती है। क्लियर है? और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बातें करना चाहते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो देखिए यहाँ पे लिख रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेजर बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड्स इन थ्री फेज सिस्टम। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके लिए हम लोग जब भी 3 फेज प्रणाली में बैलेंस और इनबैलेंस को मेजर करने के लिए हम लोग हमेशा जो प्रयोग करते हैं 2 वाट मोटर पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है? देखिए इन ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द सप्लाई। देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के। देखिए आप लोग सबसे पहले ट्रांसफार्मर बनाए भी होंगे। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोग देखिए स्टेप से बनाए होंगे। मुझे क्लास 12th ही आ गया। देखिए मैं क्लास 12th में बहुत बनाया था। देखिए आप पेपर में भी आया था मेरा। देखिए स्टेप से आप लोग पढ़े होंगे। वाइंडिंग के बारे में आप लोग सोपुली पढ़े भी होंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसमें देखिए एक होता है एनपी होता है यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है? तो सिंपल में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए जो आप लोग का लोड से जुड़ा होता है, जो लोड से जुड़ा होता है, देखिए मैं आप 2 कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसे कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर है? जो लोड के साथ जुड़ा होता है उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है? सॉरी हाँ हो जाए। तो जो फ्रेंड जो लोड से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है? और वही फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो आप लोग का प्राइम यानी कि जो लोड से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है? और जो प्राइमरी से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है? चलिए तो बोला ट्रांसफार्मर उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ा होता है। तो इन ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द सप्लाई। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा जो आप लोग बीच में बताया नहीं था यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग होगा। क्लियर है? फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग। देखिए मैं लिख देता हूँ यानी प्राइमरी वाइंडिंग यानी एनपी लिख दिया। एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। सिंपल वे में अभी जस्ट में बताया था। देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वह किससे जुड़ा होता है? लोड से। LOAD में लिख दिया। क्लियर है? तो वही देखिए MP जो कि आप लोग का पूछ रहा था तो ये किससे जुड़ा होगा? तो सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे मैं कंफ्यूज कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें रुकिए 1 मिनट में। तो यहाँ पे लिख रहा उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है यानी इन ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड टू द सप्लाई। तो सप्लाई से जो जुड़ा होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी बोलेंगे यानी सप्लाई SUPPLY। आई थिंक आप लोग याद कर लिए होंगे। क्लियर है? मेरा ये ट्रिक था फ्रेंड, मैं कंफ्यूज कर गया था। देखिए SS कभी भी सेम नहीं होता। मेरा ये ट्रिक था जो कि मेरे माइंड में नहीं आ रहा था। तो सिंपल में याद रखिएगा प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वह सप्लाई से जुड़ा होता है, वही सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से जुड़ा होता है। क्लियर है? थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है फ्रेंड, थोड़ा सा हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स और मैं बता देना चाहता हूँ। हमेशा याद रखिएगा लोड वाइंडिंग जो होती है, लोड वाइंडिंग हमेशा किससे जुड़ी होती है? तो देखिए लोड वाइंडिंग जो जुड़ा कन्फ्यूजन नहीं, लोड वाइंडिंग जुड़ा होता है वह सेकेंडरी से और वही सप्लाई जो वाइंडिंग जुड़ा होता है वह प्राइमरी से जुड़ा होता है। क्लियर है? चलिए और लोड वाइंडिंग सॉरी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकती है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गैस डिस्चार्ज लैंप पर प्रकाश का उत्सर्जन किसके माध्यम से एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भेज कर करते हैं? तो सिंपल है इसके लिए हम लोग आयनाइज्ड गैस यानी आयनीकृत गैस का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। छत के पंखे के स्लीव का संबंध किससे होता है? तो स्वीप ऑफ सीलिंग फैन रिफर होता है। सिंपल सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो सिंपल में उसके घूर्णन के बने वृत्त के व्यास से होता है। तो ये लिखिएगा डायमीटर ऑफ सर्कल टू फॉर्म इट्स रोटेशन। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिख रहा किसी 3 फेजी प्रत्यावर्तक में 3 कुंडलियों को एक दूसरे से कितने डिग्री पर रखा जाता है? और फ्रेंड इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसके लिए फार्मूला याद करिए। जब भी आप लोग को फेज निकालने बोलता है तो इसके लिए फार्मूला लिखिएगा 360/θ लिखिएगा। क्लियर है? 360/θ कीजिएगा। तो चलिए मैं इसके बारे में आप लोग को बता ही देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले इसके लिए फार्मूला आप लोग अगर यूज किए होंगे तो
360 कीजिए, आप लोग का 3 फेज बोल रहा है तो हम लोग इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल में क्या रहा आप लोग का 120 डिग्री, क्या रहा ये 120 डिग्री, तो राइट आंसर होगा 120 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो इसका राइट आंसर होगा 120 डिग्री, यानी 55 का राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को। वही फ्रेंड्स अगर 4 फेज के लिए होता है तो 360 को हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आता है 90 डिग्री। अब मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा 4 फेज के लिए देखिए 4 फेज के लिए भी 90 होता है और 1 फेज के लिए भी 90 होता है, इसलिए मैं इस चीज़ को मैं बताना चाह रहा था। क्लियर है। चलिए बाकी में याद रखिएगा हमेशा जो वैल्यू सूटेबल करता है 360 अपॉन पी वो हमेशा 3 फेज से एबव के लिए शो करता है। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो 360 क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। तो इसके साथ साथ याद रखिएगा फ्रेंड्स अल्टरनेटर का जो यूनिट होता है हमेशा केवीए में मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन तो लिख रहा है एक यूनिट की लंबाई एक चालक से 2 सेकेंड के लिए 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होती है, तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा। देखिए लिख रहा है यूनिट लंबाई से, यानी कि यूनिट लंबाई बोल रहा। क्लियर है। तो यानी कि यूनिट लंबाई से एक चालक से 2 सेकेंड के लिए 2 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो आई का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल में फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे आई बराबर क्या होता है Q/T होता है। तो देखिए आवेश का वैल्यू 2 लिख रहा है और टाइम भी कितना लिखा है 2 सेकंड, तो 2 को 2 से डिवाइड कीजिए 1 आएगा, इसका ऐसा मतलब क्या होता है एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ एक हाइड्रो पावर प्लांट में कम गति के लिए साइलेंट पोल यानी कि टाइप अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, तो सिंपल वे में आप लोग कीजिएगा तो लो स्पीड साइलेंटेड पोल का यूज करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो स्पीड होता है 300 आरपीएम से लेके आप लोग का 500 आरपीएम के बीच में होता है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा आरपीएम का क्या होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीट्स की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है, तो सिंपल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सीट्स की वेल्डिंग के लिए सीम वेल्डिंग प्रयुक्त किया जाती है, क्या कर दी जाती है सीम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित होने पर इससे शक्ति की हानि की गणना करते हैं, तो सिंपल में देखिए शक्ति की हानि बोल रहा तो हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले आप लोग को पता होगा पी का फॉर्मूला क्या होता है वी आई होता है, क्या होता है वी आई, ऑलरेडी वी बराबर क्या होता है आई आर होता है, क्या होता है आई आर होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला निकालिए तो पी इक्वल टू निकालिए तो आई स्क्वायर आर होगा, यहाँ से आई का वैल्यू निकालिएगा तो सिंपल में आप लोग आई नहीं निकालिए, तो यहाँ से फॉर्मूला आप लोगों को बोल रहा किस शक्ति के लिए बोल रहा, तो सिंपल में देखिए पी बराबर आई स्क्वायर आर आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन किसी अर्धचालक में वैलेंस और चालन बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर क्या होता है। सबसे पहले देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे लिख रहा है अर्धचालक, क्या लिख रहा है अर्धचालक। अर्धचालक मीन्स बोले जाए तो सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले एक होता है फॉरवर्डिंग गैप, तो द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नो एज फॉरवर्डिंग गैप। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए सबसे पहले कंडक्टर के लिए बातें करना चाहते हैं। कंडक्टर में क्या होता है वैलेंस बैंड कंडक्टर में जो फॉरवर्डिंग गैप होता है वो ओवरलैप कर जाता है, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में हमेशा याद रखिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं सेमी कंडक्टर यानी एससी की बातें करना चाहते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है लगभग या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए मैं इतना बता दिया हूँ। चलिए अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा देखिए इंसुलेटर, तो अर्धचालक एवं इंसुलेटर का जो ताप गुणांक होता है वह ऋणात्मक होता है। देखिए अगर तो इससे देखिए इंसुलेटर और अर्धचालक और इंसुलेटर का जो ताप गुणांक होता है वह क्या होता है ऋणात्मक होता है, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव में। वही कंडक्टर का जो ताप गुणांक होता है वह पॉजिटिव में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च क्या प्रवाह होती है, तो सिंपल में याद रखिएगा किसी लोड को बंद करने में चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में क्या उत्पन्न होती है, तो इंडक्टेंस उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है इंडक्टेंस उत्पन्न होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। क्लियर है। तो इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है आप लोग कभी लिखिएगा। अब वैसे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ देखिए यहाँ पे आप लोग बताए इम्पीडेंस क्या होता है, तो इम्पीडेंस को हम लोग वाई से शो करते हैं। क्लियर है। अब इम्पीडेंस का भी फुल फॉर्म आप लोग बताइए इसका फॉर्मूला, और इसके साथ साथ इसका एसआई मात्रक बताइए इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है। वही कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट होता है फैराड होता है। प्रतिरोध का क्या होता है ओम होता है। क्लियर है। चलिए
परमाणु ऊर्जा के विद्युत इकाई क्या होते हैं? सबसे अच्छा क्वेश्चन ये। तो परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या होता है फ्रेंड? तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे MeV होता है। क्या होता है? MeV। तो हम लोग बोलते हैं MeV, यानी कि फ्रेंड इसे बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या होता है? तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। क्लियर है? लेकिन अगर हम लोग बातें करना चाहते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए कर देते हैं, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है, देखिए 1.6 तो करेंगे, अब 1 मेगा में क्या होता है? 6 वैल्यू होता है, यानी +6 कर देंगे। तो सिंपल में अगर सॉल्व किए तो 1.6 × 10⁻⁻13 जूल कीजिएगा। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग बताइए क्यूरी किसका टेम्परेचर होता है? ऑलरेडी आप लोग क्यूरी टेम्परेचर पढ़े होंगे। क्लियर है? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीटी की रेटिंग 1000 एम्पियर बाय 5 एम्पियर है तो घुनक घटक क्या होगा? देखिए मैं आप लोग को एक अनुपात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, आप लोग को सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग लिखा, सीटी फॉर करंट ट्रांसफार्मर। क्लियर है? तो करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग लिख रहा है, यानी कि करंट। इसमें याद रखिएगा फॉर्मूला जो होता है प्राथमिक बाय द्वितीयक लिखे, यानी I1/I2 होता है। क्लियर है? ये होता है K का फॉर्मूला। तो I1 का वैल्यू लिख रहा 100 और I2 का वैल्यू लिख रहा 5। इसको आप लोग डिवाइड कीजिए तो सिंपल में इसका जो वैल्यू आएगा 20 आएगा। क्या आएगा? 20। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक कुंडली उपकरण में निम्नलिखित में से किसे पढ़ सकते हैं? किसी चुंबक कुंडली उपकरण निम्नलिखित में से किसे पढ़ सकेगा? तो सिंपल में हमेशा याद रखिए वो मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन को पढ़ सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द सॉरी मिस्टेक हो गया फ्रेंड, सॉरी। ये जो करता है केवल और केवल डीसी यानी कि ओनली डीसी मेजरमेंट को मापता है। मिस्टेक हो गया, सॉरी। क्लियर है? तो राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रेक्टिफायर की बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे। ये क्या होता है? जो एसी को डीसी में बदलता है उसे क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। तो यहाँ पे बोला द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी आउटपुट क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में? तो सिंपल में याद रखिएगा ये क्या कहता है? स्पंदित डीसी देता है, स्पंदित डीसी देता है। क्लियर है? चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट्स को आप लोग जान लीजिए जो आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहले इसका रिपल फैक्टर जो आप लोग पढ़े भी होंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका रिपल फैक्टर का जो वैल्यू होता है 1.21 होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ इसका एफिशिएंसी जो पिछले साल पूछा था वो 40.6% होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप क्या होती है? देखिए स्थिर अवस्था बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे स्लिप। तो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड माइनस देखिए NR बाई क्या करते हैं NS। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे तो हम इसी के फॉर्मूला पर लोग बैठाएंगे। तो ऑलरेडी आप लोग को पढ़ेंगे स्थिर अवस्था में रोटर की गति NR शून्य होते हैं, यानी कि देखिए स्थिर अवस्था में यानी कॉन्स्टेंट में हम लोग NR का वैल्यू क्या करते हैं? 0 लेते हैं। और आप लोग NR अगर 0 लिखिए तो क्या बचेगा? NS डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? NS। तो NS को NS से डिवाइड कीजिए, क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका जो स्लिप होगा वह 1 होगा। क्या होगा? 1। तो राइट आंसर कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन में निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो क्वेश्चन आप लोग को देख रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख रहा लाइन इंसुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, सॉलिड स्टेट रिले या लाइटनिंग अरेस्टर। तो सिंपल में आप लोग देखे हुए होंगे तो इसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिलक्स तरंग कुंडलम में समांतर पथ होते हैं। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक होता है। सबसे पहले एक होता है डुप्लेक्स होता है, एक होता है ट्रिप्लेक्स होता है, क्वाड्रेंट होता है। तो जब भी आप लोग को बोलेगा इसमें समांतर पथों की संख्या, देखिए ट्राइलेक्स था ना, देखिए TRIPLX था ना, तो इसके लिए क्या करना था? ट्री है तो हम लोग 3 से हमेशा इसको 2 से गुना कर दिया तो 3 दूनी क्या हो गया? 6। तो राइट आंसर कीजिएगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। अगर डुप्लेक्स बोलते हैं तो डुप्लेक्स में 4 करते हैं। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, बस क्वेश्चन आप लोग के कुछ बच गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है? देखिए एक रोटरी कन्वर्टर के त्रिकला प्रणाली हेतु 3 स्लिप रिंग होती है, एक दूसरे के कितने डिग्री पे टेम्पिंग होती है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे बनाइएगा तो सिंपल में जब भी 3 फेज के लिए बात करते हैं तो हमेशा 120 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर जंक्शन का प्रतिरोध क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर जंक्शन का जो प्रतिरोध होता है वह अधिक होता है। क्या होता है? ये अधिक होता है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ इसके बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा एक ट्रांजिस्टर में कुल 3 टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं टर्मिनल? कुल 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है देखिए NP
NPN होता है। क्या होता है फ्रेंड? NPN यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाइए, देखिए मैं आप लोग के सामने बना ही देता हूँ। देखिए इस टाइप से अगर आप लोग बनाइएगा तो सबसे पहले होता है ये इमीटर होता है, और बीच में जो होता है बेस होता है, C4 होता है, कलेक्टर होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर जंक्शन का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ फ्रेंड। याद रखिएगा इमीटर एवं बेस को, देखिए इमीटर और बेस को हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड किया था, यानी कि हमेशा पॉजिटिव किया था। क्लियर है? वही बेस और कलेक्टर को हमेशा रिवर्स करते हैं, यानी कि बेस और कलेक्टर को, ये भी आप लोग के पेपर में आता है। बेस और कलेक्टर को यानी कि BC को हमेशा क्या करते हैं? तो इसे हमेशा बायस्ड करते हैं, यानी रिवर्स करते हैं। याद रखिएगा BC को क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। EB को क्या करते हैं? पॉजिटिव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली घरों पर रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर प्रयुक्त किया था? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे बिजली घरों पर रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए हम लोग कौन सा मोटर का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग देखे भी होंगे, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है आप लोग के सामने ये रहा, जब आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज तब 10 ध्रुवों से युक्त 3 फेज प्रेरण मोटर की तुलनात्मक गति क्या होगा? यानी कि सिंक्रोनस स्पीड बोल रहा। तो हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। NS का मैं क्या बताया था फार्मूला? सबसे पहले 120 लिखिएगा इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लिख रहा, और पोल की संख्या 10 लिख रहा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। 10 का टेबल में 50 टाइम्स आ गया, 120 को 5 से गुना कीजिएगा तो 60 RPM आ जाएगा, यानी कि आप लोग का आ गया रोटेशन पर मिनट। कितना आ गया? 600 आ गया। लेकिन अगर फ्रेंड्स आप लोग को RPS निकालने बोलेगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका RPS क्या होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई टेंशन संचरण लाइन में प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग होने वाला कनेक्शन का क्या प्रकार होता है? तो सिंपल में देखिए हाई टेंशन संचरण लाइन में आमतौर पर प्रयोग होने वाला कनेक्शन का जो प्रकार हुआ था डेल्टा स्टार होता है। क्या होता है ये? डेल्टा स्टार। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर A को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मैं आप लोगों के बीच में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डेल्टा स्टार कनेक्शन में उच्च वोल्टेज प्राप्त होती है, यानी कि हमेशा याद रखिए डेल्टा स्टार में हमेशा उच्च वोल्टेज को प्राप्त किया था, यानी उच्च वोल्टेज प्राप्त होता है। क्लियर है? जिसमें फेज कम विद्युत रोधन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? इसके साथ साथ डेल्टा स्टार का प्रयोग सेकेंडरी यानी द्वितीयक वितरण लाइनों में भी करते हैं, क्लियर है? और इसके साथ साथ इसमें प्राथमिक वाइंडिंग डेल्टा में तथा द्वितीयक वाइंडिंग स्टार में होती है, यानी कि फ्रेंड्स याद रखिएगा प्राथमिक वाइंडिंग जो होता है डेल्टा में होती है और द्वितीयक वाइंडिंग जो होता है वो स्टार में होती है। ये क्वेश्चन पूछा आता है, क्वेश्चन आता है प्राथमिक वाइंडिंग यानी कि एनपी किस में होती है? तो एनपी हमेशा याद रखिएगा, एनपी जो होता है आप लोग का डेल्टा में होता है। किस में होता है फ्रेंड? डेल्टा में होती है। और वही द्वितीय यानी सेकेंडरी जो होता है वाइंडिंग किस में होता है? वो स्टार में होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं स्टार के बारे में, चलिए मैं लास्ट को क्वेश्चन याद करवा देता हूँ। देखिए स्टार की बातें करना चाहते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा स्टार में कुल 3 कलर होते हैं, रेड होते हैं, फिर येलो होते हैं, फिर उसके साथ साथ आप लोग का ब्लू होते हैं। अब इसमें याद रखिए न्यूट्रल कलर भी होते हैं, यानी कि इसमें कुल 4 तार होते हैं। क्लियर होता है? 4 तार होते हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसमें 2 कंडीशन होता है। सबसे पहले याद रखिएगा स्टार वाइंडिंग में हमेशा याद रखिएगा IL यानी कि लाइन करंट और फेज करंट आपस में बराबर होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिए लाइन वोल्टेज जो बराबर होता है वह फेज वोल्टेज का, यानी फेज वोल्टेज का वह √3 टाइम्स होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होती है जब इसका यानी कि इसमें परिवर्तित हानि स्थिर हानि के बराबर होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर B को क्लिक कर दीजिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए और इसके साथ साथ यह फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से उत्पन्न EMF की दिशा से ज्ञात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, उच्च विभव पर विद्युत रोधक भंग जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारा डिस्कशन अगर देखते हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। जब भी उच्च की बात करते हैं तो मेगर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का। तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं। तो उच्च विभव पर विद्युत रोपण भंग टेस्ट के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? और मेगर का जो रीडिंग होता है वो हमेशा याद रखिए मेगा ओम में होता है। किस में होता है? मेगा ओम में होता है। क्लियर है? और इसके साथ साथ चलिए अब फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर एक ऐसा यूनिट होता है जो 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। क्लियर है? और इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है? अनंत होती है। क्लियर है? चलिए अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोगों को जो क्लास लगा कैसा लगा। बातें करना चाहते हैं एक मल्टीमीटर का, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं पढ़ाया था मल्टीमीटर। इसे हम लोग बोलते हैं AVO भी बोलते हैं, यानी A फोर होता है आमीटर, V फोर होता है वोल्ट मीटर, O फोर होता है ओम मीटर। आमीटर क्या मापता है? यानी कि करंट को मापेगा। वोल्ट मीटर आप लोग को विद्युत विभवांतर को मापेगा। ओम मीटर
प्रतिरोध को मापता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को 75 क्वेश्चन में पूरे का पूरे डिस्कस कर दूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर एक अच्छा रिप्लाई दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोग के सामने कल या आज रात के समय आप लोग के सामने सेट नंबर 9 को भी अपलोड करने का भरपूर प्रयास करूंगा। क्लियर है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।